भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हमारी संसद। आज हम कुछ हस्तलिखित नोट्स के जरिए इसके कामकाज को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आखिर ये पूरी व्यवस्था मतलब चलती कैसे है। जी, और इन नोट्स की परतों को खोलने में मुख्य बातों को उजागर करने और उनके मायने समझाने में मैं साथ रहूंगी। कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ फैक्ट्स न दोहराएं, बल्कि उनके पीछे का जो तर्क है, जो महत्व है, उसे भी समझें। तो आज का हमारा इरादा है इन नोट्स की मदद से भारतीय संसद की बनावट, उसके काम करने का तरीका और खास प्रक्रियाओं की गहराई में जाना। जैसे सवाल उठता है कि संसद बनती कैसे है, लोकसभा और राज्यसभा में बुनियादी फर्क क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी, देश के पैसे का हिसाब किताब कैसे होता है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात, ये नोट साफ करते हैं कि संसद महज एक शानदार इमारत नहीं है। सही। ये एक व्यवस्था है और इसके 3 स्तंभ हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, राष्ट्रपति अभिन्न अंग हैं, पर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। उनकी भूमिका एक तरह से संवैधानिक प्रमुख की है। वही संसद के सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और हाँ, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। अच्छा। लोकसभा, जैसा कि नाम से जाहिर है, वो है लोगों का सदन, मतलब निम्न सदन, और राज्यसभा है राज्यों की परिषद, उच्च सदन। नोट्स में ये भी लिखा है कि दोनों की पहली बैठक 1952 में हुई थी। 1952 में, ठीक है। तो ये लोगों का सदन, लोकसभा, ये कैसे आकार लेता है? नोट्स के मुताबिक सदस्य सीधे जनता चुनती है। जी हाँ, सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन से। मौजूदा संख्या 543 है। और अगर किसी को सदस्य बनना हो तो क्या चाहिए? योग्यताएं सीधी हैं, भारत का नागरिक हो और उम्र कम से कम 25 साल, बस। 25 साल। और कार्यकाल? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। हाँ, ये जरूरी बात है। जी, जैसा नोट्स में इशारा है, इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। मान लीजिए अगर सरकार विश्वास खो दे या प्रधानमंत्री सलाह दे। ये भंग होने वाली बात इसे राज्यसभा से काफी अलग करती है। बिल्कुल। और नोट्स में एक और तकनीकी पहलू का जिक्र है, परिसीमन आयोग। ये क्या है? हाँ, परिसीमन आयोग। देखिए, ये आयोग चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है ताकि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व ठीक रहे, संतुलित रहे। अच्छा। लेकिन यहाँ एक पेच है। जैसा नोट्स बताते हैं, 84वां संशोधन जो 2001 में हुआ था, हाँ, उसने लोकसभा सीटों की कुल संख्या को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया है, मतलब स्थिर कर दिया है। ओह, अच्छा, यानी 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी? नहीं बढ़ेंगी, भले ही जनसंख्या बढ़ती रहे। ये फैसला तब राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया था। दिलचस्प। और लोकसभा के अंदर फिर कार्यवाही कौन चलाता है? स्पीकर होते हैं शायद? बिल्कुल, स्पीकर यानी अध्यक्ष सदस्य अपने में से ही चुनते हैं उन्हें। और उनकी भूमिका सिर्फ सदन चलाने तक ही नहीं है, वो नियमों के अंतिम व्याख्याकार होते हैं, सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्सर चर्चा में रहती है, वही प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये तो बहुत बड़ी शक्ति हुई। बहुत बड़ी शक्ति है ये। नोट्स में पहले स्पीकर जीवी मावलकर का नाम भी दिया गया है। जी, स्पीकर के चुनाव से पहले एक प्रोटेम स्पीकर का भी जिक्र है नोट्स में। वो क्या होता है? हाँ, प्रोटेम स्पीकर। ये एक कह सकते हैं अस्थायी व्यवस्था है। जब नई लोकसभा बनती है तो सवाल उठता है कि नए सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा और नए स्पीकर का चुनाव कैसे होगा। हाँ, सही बात है। तो इसके लिए राष्ट्रपति आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। उनका काम बस इतना ही होता है, नए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाना। जैसे ही नया स्पीकर चुन लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप खत्म। समझ गया। तो ये हुई लोकसभा की बात, जो सीधे जनता से जुड़ी है और जिसका कार्यकाल पक्का नहीं है। जी। अब आते हैं राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा पर। ये लोकसभा से अलग कैसे है? नोट्स बताते हैं कि चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। हाँ, ये इसका सबसे बुनियादी अंतर है। राज्यसभा के सदस्यों को सीधे लोग नहीं चुनते, उन्हें राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधायक चुनते हैं। विधायक चुनते हैं? जी हाँ, और इसके लिए एक खास तरीका इस्तेमाल होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं इसे। इसका मतलब है कि विधायक अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देते हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके। अच्छा।
इस सिस्टम से क्या होता है कि छोटे दलों को भी उनकी संख्या के अनुपात में कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ये साधारण बहुमत वाली वोटिंग से अलग है। सदस्यता की योग्यता में भी थोड़ा फर्क है शायद, उम्र का? जी, उम्र का फर्क है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 थी। हाँ, नागरिकता की शर्त तो खैर दोनों में है ही। और सबसे बड़ा अंतर, जैसा नोट जोर देकर बताते हैं, ये एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती। ये कैसे होता है? ये इसकी संरचना के कारण है। देखिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। 6 साल? लोकसभा से ज्यादा? हाँ, ज्यादा। लेकिन सारे सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते और न ही एक साथ रिटायर होते हैं। व्यवस्था ऐसी है कि हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। अच्छा, ये तो साइकिल जैसा हो गया। बिल्कुल, एक निरंतर चलने वाला चक्र। इसी वजह से राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। ये कभी भंग नहीं होती। ये भारतीय संघवाद के स्थायी चरित्र का प्रतीक भी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसकी सदस्य संख्या नोट्स में 245 बताई गई है। हाँ, वर्तमान संख्या 245 है। इनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड? जी, नॉमिनेटेड। ये उन लोगों में से होते हैं जिनका साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान रहा हो। ये सदन में विशेषज्ञता और अनुभव लाने का एक तरीका है। यहाँ एक और अनोखी बात है। नोट्स कहते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो सदन के सदस्य ही नहीं होते। ये कैसे? ये बिल्कुल सही है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति होने के नाते वो सभापति का पद संभालते हैं। वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन चूंकि वो उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने जाते हैं, उन्हें सदन का सदस्य नहीं माना जाता। अजीब है। हाँ, थोड़ा सा। हालांकि उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, तो सदन बन गए, सदस्य आ गए, लेकिन क्या सदस्यता हमेशा बनी रहती है या जा भी सकती है? नोट्स में अयोग्यता के कुछ आधार दिए हैं। हाँ, सदस्यता जा सकती है। जैसे लाभ का पद, विकृत चित्त या फिर दल बदल। ये दल बदल वाला मामला तो अक्सर सुनते हैं हम। हाँ, दल बदल कानून यानी 10वीं अनुसूची इसीलिए लाया गया था कि चुने जाने के बाद सदस्य बार बार पार्टी ना बदलें, स्टेबिलिटी के लिए। इसके अलावा एक और वजह है। अगर कोई सदस्य बिना बताए, बिना अनुमति के लगातार 60 दिन सदन की बैठकों से गायब रहता है। 60 दिन? हाँ, लगातार 60 दिन, तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। ये सदन की कार्यवाही के प्रति सदस्यों की गंभीरता बनाए रखने के लिए है। और अगर अयोग्यता का सवाल उठता है तो फैसला कौन करता है? फाइनल कौन कहता है कि सदस्य रहेगा या नहीं? नोट्स के मुताबिक यहाँ 2 स्थितियां हैं। अगर मामला दल बदल का है तो फैसला सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं, यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। अच्छा। हालांकि उनके इस फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, मतलब कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और दूसरे मामलों में? अन्य मामलों में, जैसे लाभ का पद या दूसरी संवैधानिक अयोग्यताएं, उनमें राष्ट्रपति फैसला लेते हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग की सलाह पर ही फैसला लेते हैं। सदस्यों को कुछ खास अधिकार और सुरक्षा भी मिलती है ना, विशेषाधिकार कहते हैं शायद। बिल्कुल, संसदीय विशेषाधिकार। ये जरूरी है ताकि सदस्य बिना किसी डर या दबाव के अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। सबसे महत्वपूर्ण है सदन में बोलने की आज़ादी। सदन में कही गई किसी बात के लिए उन पर कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता। ये तो बहुत जरूरी है। जी। इसके अलावा जब सत्र चल रहा हो और उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों में, क्रिमिनल में नहीं? नहीं, क्रिमिनल मामलों में ये छूट नहीं है, सिर्फ दीवानी मामलों में। ठीक है। अब आते हैं संसद के कामकाज पर। नोट्स में 3 सत्रों का जिक्र है, बजट, मानसून और शीतकालीन। हाँ, ये सामान्य सत्र हैं, पर राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। और कार्यवाही के दौरान कुछ शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं, स्थगन, सत्रावसान और विघटन। इनका क्या मतलब है? हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। स्थगन का मतलब है बैठक को कुछ समय के लिए रोकना, कुछ घंटे या कुछ दिन। ये काम पीठासीन अधिकारी करते हैं। ओके। और सत्रावसान? सत्रावसान का मतलब है सत्र का समाप्त होना। ये राष्ट्रपति करते हैं।
और विघटन? विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है। इसका मतलब है सदन का अंत, कार्यकाल पूरा हो गया या पहले भंग कर दी गई, अब नए चुनाव होंगे। राज्यसभा का विघटन नहीं होता? नहीं, क्योंकि वो स्थायी सदन है, वो कभी विघटित नहीं होती। ये शब्दावली समझना वाकई जरूरी है, लेकिन रोजमर्रा का काम कैसे होता है? नोट्स में प्रश्नकाल का जिक्र है, ये क्या है? देखिए, संसदीय कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है, आमतौर पर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, वो प्रश्नकाल के लिए होता है। ये सरकार की जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली हथियार है। कैसे? सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज, नीतियों, निर्णयों पर सीधे सवाल पूछते हैं। कुछ सवालों के जवाब तुरंत चाहिए होते हैं, तारांकित, कुछ के लिखित, अतारांकित, और कुछ बहुत अर्जेंट होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न। और प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल यानी 0 आवर का समय आता है। नोट्स से भारतीय नवाचार कहते हैं। हाँ, शून्यकाल। ये संसदीय प्रक्रिया के जो फॉर्मल नियम हैं, उनका हिस्सा नहीं है। ये 1960 के दशक में भारत में ही विकसित हुई एक अनूठी परंपरा है। अच्छा। इसमें सदस्य बिना पहले से नोटिस दिए जो बहुत जरूरी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे होते हैं, उन्हें उठा सकते हैं। कभी कभी ये थोड़ा अव्यवस्थित सा लगता है, लेकिन लोकतंत्र में अचानक उठे जरूरी मुद्दों को उठाने का ये एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। अब संसद के सबसे मुख्य काम पर आते हैं, कानून बनाना। नोट्स में कई तरह के विधेयकों का जिक्र है, लगता है सारे विधेयक एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। मोटे तौर पर आप 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं और हर एक की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। 4 तरह के कौन कौन से? पहला है साधारण विधेयक। ये कानून के सामान्य प्रस्ताव होते हैं, किसी भी सदन में पेश हो सकते हैं। पास होने के लिए दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। और अगर सहमति ना बने तो फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, आर्टिकल 108। अच्छा, दूसरा है धन विधेयक, मनी बिल। ये सबसे खास है और ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। सिर्फ लोकसभा में? जी हाँ, और स्पीकर का सर्टिफिकेट फाइनल होता है कि ये धन विधेयक है। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है या सुझाव दे सकती है। मानना न मानना लोकसभा पर है। ये किस बारे में होते हैं? ये सीधे तौर पर टैक्स लगाने, हटाने या बदलने, या फिर सरकारी खजाने से पैसा निकालना, उधार लेना, इन सब चीजों से जुड़े होते हैं। ठीक है। तीसरा है वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल। ये भी पैसे से जुड़े होते हैं, पर इनका दायरा धन विधेयक जितना सीमित नहीं होता। इनमें भविष्य के खर्चे या आय के प्रस्ताव भी हो सकते हैं। इनके भी 2 प्रकार हैं, टाइप 1 और टाइप 2, जिनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग है। और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये संविधान में बदलाव के लिए होते हैं। ये किसी भी सदन में पेश हो सकते हैं, पर इन्हें पास करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये तो काफी मुश्किल होगा। हाँ, ये आसान नहीं है, और इस पर संयुक्त बैठक भी नहीं हो सकती। और एक बात, राष्ट्रपति को इस पर सहमति देनी ही पड़ती है, वो इसे रोक नहीं सकते 24वें संशोधन के बाद। तो धन विधेयक की यात्रा तो काफी अलग और पूरी तरह लोकसभा पर केंद्रित है। हाँ, वित्तीय मामलों में लोकसभा को ज्यादा शक्ति दी गई है। और आपने साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का जिक्र किया था। ये कितनी बार हुआ है अब तक? ये बहुत कम होता है, एक दुर्लभ प्रक्रिया है। नोट्स बताते हैं कि अब तक सिर्फ 3 बारी संयुक्त बैठक बुलाई गई हैं, 1961, 1978 और 2002 में। बस 3 बार? हाँ, ये दिखाता है कि आमतौर पर सदन बातचीत या संशोधनों से रास्ता निकाल लेता है, लेकिन जब गतिरोध बहुत ज्यादा हो तो ये आखिरी उपाय है। ठीक है। कानून बनाने के अलावा संसद सरकार पर नियंत्रण भी रखती है। नोट्स में कुछ प्रस्तावों का जिक्र है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव। ये क्या होता है? हाँ, ये प्रस्ताव संसदीय निगरानी के बहुत महत्वपूर्ण हथियार हैं। अविश्वास प्रस्ताव ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। विपक्ष इसे तब लाता है जब उसे लगता है कि सरकार के पास सदन का बहुमत नहीं रहा, विश्वास खो चुकी है। इसके लिए क्या चाहिए? कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए इसे पेश करने के लिए, और कोई कारण बताना जरूरी नहीं होता। अगर ये पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो सरकार गिरा सकता है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही का सबसे बड़ा टेस्ट है। और निंदा प्रस्ताव?
निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में ही आता है, पर ये किसी एक मंत्री या पूरी सरकार की किसी खास नीति या काम की आलोचना के लिए होता है। इसमें कारण बताना जरूरी है। इससे सरकार गिरती है? नहीं, इसके पास होने से सरकार गिरती नहीं, पर सरकार पर एक नैतिक दबाव तो बनता ही है। स्थगन प्रस्ताव? स्थगन प्रस्ताव भी लोकसभा में ही आता है, 50 सदस्यों के समर्थन से। इसका मकसद होता है किसी बहुत जरूरी और हाल ही के सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सदन की सामान्य कार्यवाही को रोक देना। ये सरकार का ध्यान किसी अर्जेंट मुद्दे पर खींचने का एक प्रभावी तरीका है। और एक धन्यवाद प्रस्ताव भी है? हाँ, धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और हर साल के पहले सत्र में संसद को संबोधित करते हैं। इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। इस अभिभाषण पर चर्चा होती है और फिर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये सरकार की नीतियों और आने वाले कार्यक्रमों पर बहस का एक अच्छा मौका होता है। सरकार पर नियंत्रण के इन तरीकों के साथ ही राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को भी देखना होगा। नोट्स में 3 तरह की वीटो पावर बताई गई हैं। जी हाँ, जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, संविधान संशोधन विधेयकों को छोड़कर, तो उनके पास कुछ विकल्प होते हैं। क्या विकल्प? पहला है आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, मतलब सहमति देने से साफ मना कर देना। इससे विधेयक वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा। ये शक्ति आमतौर पर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर या ऐसी स्थिति में इस्तेमाल होती है जब बिल पास होने और राष्ट्रपति के पास जाने के बीच सरकार बदल जाए। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस भेज सकते हैं। फिर क्या होता है? लेकिन अगर सदन उसे दोबारा बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलावों के साथ पास करके वापस भेज दें, तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ती है। वो फिर मना नहीं कर सकते। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। और ये शक्ति धन विधेयकों पर लागू नहीं होती। धन विधेयक को वो वापस नहीं भेज सकते। तीसरा क्या है? पॉकेट वीटो। हाँ, पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति न तो बिल पर सहमति देते हैं, न मना करते हैं और न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेते हैं, मतलब कोई फैसला नहीं लेते। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, नोट्स में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का प्रसिद्ध उदाहरण है। उन्होंने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। वो बिल कभी कानून नहीं बन पाया। बाप रे, बिना हाँ या ना कहे बिल को रोक दिया। जी हाँ, ये दिखाता है कि राष्ट्रपति के पास कितना विवेकाधिकार हो सकता है। हालांकि वो आमतौर पर कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। ये सारे प्रस्ताव और वीटो शक्तियां मिलकर कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक बहुत ही जटिल शक्ति संतुलन बनाती हैं। संसद का बहुत सारा काम शायद सदन के शोरगुल से दूर समितियों में ही होता है। नोट्स में संसदीय समितियों का भी जिक्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। संसद की असली कारीगरी, जो गहराई वाला काम है, वो अक्सर इन समितियों में ही होता है। ये मिनी संसद की तरह काम करती हैं। यहाँ बिलों की बारीकी से जांच होती है, मंत्रालयों के खर्चों की पड़ताल होती है और अलग अलग विषयों पर बहुत गहराई से विचार होता है। ये कितने तरह की होती हैं? मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। स्थायी समितियां, जो हमेशा बनी रहती हैं, और तदर्थ समितियां, जो किसी खास काम के लिए बनती हैं और काम खत्म होने पर भंग हो जाती हैं, जैसे किसी बिल की जांच के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी। नोट्स में खासतौर पर वित्तीय समितियों का जिक्र है। ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? सरकारी खजाने पर, मतलब जनता के पैसे पर नजर रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। 3 मुख्य वित्तीय समितियां हैं। कौन कौन सी? पहली है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC। ये सबसे पुरानी और शायद सबसे जानी मानी समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, की जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं उनकी जांच करना, देखना कि सरकारी पैसा सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। अच्छा, ये तो पारदर्शिता के लिए बढ़िया है। जी बिल्कुल। ये सरकार के खर्चों पर एक स्वतंत्र और आलोचनात्मक नजर रखने में मदद करता है, जिससे वित्तीय जवाबदेही और पुख्ता होती है। दूसरी समिति? सभी लोकसभा से होते हैं। इसका काम सरकारी कामकाज में किफायत कैसे लाई जाए और प्रशासनिक सुधार कैसे हो, इस पर सुझाव देना है। ये भविष्य के अनुमानों पर ज्यादा फोकस करती है।
और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सीपीयू। इसमें भी 22 सदस्य, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा होते हैं। ये सरकारी कंपनियों, पीएसयूज के कामकाज, उनकी स्वायत्तता और कुशलता की जांच करती है। इनके अलावा विभागीय स्थायी समितियां, DRSC, भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या करती हैं? ये अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के लिए बनी होती हैं। ये उन मंत्रालयों की अनुदान मांगों, यानी बजट में मांगे गए पैसे, उनसे जुड़े बिलों और उनकी नीतियों की विस्तार से जांच करती हैं। ये समितियां सुनिश्चित करती हैं कि हर मंत्रालय अपने काम और खर्च के लिए संसद के प्रति जवाबदेह रहे। और संसद देश के खजाने को सीधे तौर पर कैसे नियंत्रित करती हैं? नोट्स में बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि राष्ट्रपति हर वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, संसद में रखवाएंगे। इसी को हम आम भाषा में बजट कहते हैं। हालांकि संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो बजट पेश होने के बाद क्या होता है? बिना संसद की मंजूरी के सरकार न तो कोई टैक्स लगा सकती है और न ही भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां सरकार का सारा राजस्व, सारा पैसा जमा होता है, से 1 रुपया भी खर्च कर सकती है। खर्च करने की मंजूरी कैसे मिलती है फिर? बजट में जो खर्चे प्रस्तावित होते हैं, उनके लिए सरकार को संसद से विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, पास करवाना होता है। ये अनुच्छेद 114 में है। ये विधेयक ही सरकार को संचित निधि से पैसा निकालने का कानूनी अधिकार देता है। इसके अलावा भी कोई फंड होते हैं? हाँ, भारत का लोक लेखा और आकस्मिकता निधि भी हैं, जिनके नियम थोड़े अलग हैं। लेकिन ये पूरी वित्तीय प्रक्रिया, बजट पेश करना, अनुदान मांगों पर बहस और वोटिंग होना, विनियोग विधेयक पारित करना और फिर बाद में समितियों द्वारा खर्च की जांच करना, ये सब मिलकर सरकार पर संसद का वित्तीय नियंत्रण स्थापित करते हैं। और ये लोकतंत्र का आधार है कि जनता का पैसा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही नियंत्रित करें। तो ये थी भारतीय संसद के कामकाज की एक कह सकते हैं काफी विस्तृत झलक इन नोट्स के आईने में। हमने दोनों सदनों की अलग अलग भूमिकाओं, सदस्यों के चुनाव और योग्यताओं से लेकर कानून बनाने की पेचीदगियों और देश के वित्त पर निगरानी रखने की व्यवस्था तक को समझने की कोशिश की। हाँ, ये एक जटिल लेकिन बहुत ही आकर्षक मशीनरी है। नियम है, प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग तरह के विधेयक, प्रस्ताव, समितियां, ये सब मिलकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग विचारों को जगह मिले, सरकार जवाब दे रहे और देश का शासन संविधान के दायरे में चले। प्रश्नकाल से लेकर समितियों की गहन जांच तक हर कदम का अपना महत्व है इस पूरी व्यवस्था में। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन नोट्स ने हमें संसद की संरचना और प्रक्रियाओं का एक खाका तो दिया, ये सब नियम कानून तो हैं, लेकिन जरा सोचिए, जो वास्तविक राजनीतिक माहौल होता है, पार्टियों के आपसी समीकरण होते हैं, नेताओं के व्यक्तिगत संबंध होते हैं, और सदन के अंदर और सदनों के बीच जो अनौपचारिक बातचीत होती है, वो सब इस औपचारिक ढांचे के काम करने के तरीके को जमीन पर कितना और कैसे प्रभावित करते होंगे? ये बहुत अहम सवाल है। शायद असल कहानी इन औपचारिक नियमों और उन अनौपचारिक सच्चाइयों के बीच कहीं बसती है। बिल्कुल, ये आगे सोचने का एक दिलचस्प पहलू है जिस पर शायद नियमों से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।